नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। पहले हम आपको अब तक की सुर्खियां बता दें। सुर्खियां ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि जिन शहरों की आबादी 25 लाख से कम है, या यूँ कहें कि जिन जनपदों की आबादी 25 लाख से कम है, वहाँ पर अत्याधुनिक न्यायालय बनाए जाएंगे और ये न्यायालय 25 साल आगे की व्यवस्था के अनुरूप होंगे। और जो 10 जिले चुने गए हैं, उन 10 जिलों में अपना महोबा भी है, औरैया भी है और आगरा भी है और कौशाम्बी भी है उसी में। हालांकि और भी ज़िले हैं, लेकिन अपने आसपास के जो ज़िले हैं उनमें 10 जो है अत्याधुनिक न्यायालय बनाने की जो पेशकश की गई है, उसमें अपने आसपास के आगरा, हाथरस, हापुड़, कौशाम्बी, औरैया को भी शामिल किया गया है। दूसरी बड़ी खबर ये भी है कि शंकराचार्य का विवाद चल रहा है और इसी विवाद के बीच ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य ने ये घोषणा की है कि जब बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलेंगे और बंद रहेंगे, तब वो स्वयं उपस्थित रहेंगे। ये एक परंपरा थी, लेकिन बीच में ये परंपरा बंद हो गई। शंकराचार्य की जगह पर उनके शिष्य जाने लगे, लेकिन अब ये परंपरा फिर से शुरू हो रही है और जो नवनियुक्त शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, वो बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने और बंद होने के समय मौजूद रहेंगे। इससे वहाँ के संत महात्माओं, श्रद्धालुओं में जो है एक प्रसन्नता की, हंसी खुशी की और साथ में उल्लास की जो है स्थिति बन गई है और उन्होंने इसका भरपूर स्वागत किया है। तीसरी बड़ी खबर ये भी है कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और इस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने एक बार फिर सीधे तौर पर सावरकर का मुद्दा उठा दिया और महाराष्ट्र में सावरकर की चिट्ठी प्रस्तुत करते हुए ये दावा किया कि देख लो, ये चिट्ठी है जिसमें सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की और साथ में, और क्या हुआ, और साथ में माफी मांगी। इस चिट्ठी के अंत में लिखा हुआ है कि सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस समय सावरकर ने यह चिट्ठी लिखी, उस समय महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जेल में थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन सावरकर ने किया। अब ये सवाल ये उठता है कि ये मुद्दा एकदम उठ क्यों गया। दरअसल जो भारत जोड़ो यात्रा इस समय महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में यात्रा के दौरान उद्धव ठाकरे के बेटे भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गए। इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम ने तंज कस दिया। उन्होंने कहा, अरे रे, देखो, शिवसेना, बाला साहब ठाकरे सदैव सावरकर का सम्मान करते थे, लेकिन आज देख लो कि सावरकर का अपमान करने वाले लोगों के साथ में शिवसेना खड़ी हो गई है। बस
इस बयान के बाद बवंडर हो गया, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए और राहुल गांधी ने बाकायदे आज ये चिट्ठी प्रस्तुत कर दी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर सरकार मेरी यात्रा को रोकना चाहती है तो रोक ले। इस तरीके के बयानबाजी से तो बेहतर होगा कि अगर उसकी मंशा है कि वो हमारी यात्रा को रोकना चाहती है तो रोक ले। एक सवाल और पूछ लिया गया पत्रकारों के द्वारा कि यदि आप गुजरात में चुनाव के लिए तैयार हैं और उसकी तिथियां क्या हैं, राहुल गांधी ने कहा कि वैसे तो मैं भारत जोड़ो यात्रा में ही हूं और वहीं रहूंगा, लेकिन यदि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुझसे कहते हैं तो मैं गुजरात में चुनाव प्रचार में भी जाऊंगा। इसी बीच एक खबर और आ गई है जो आपको मालूम है। खबर ये है कि समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। उनके भाई रिजवान के खिलाफ भी जारी कर दिया गया है और पुलिस उनकी तलाश पे सब लगी हुई है। बताया गया वो इटावा में है, फिर बताया गया कि वो राजस्थान में है, लेकिन बहरहाल पुलिस की पकड़ से बाहर है और उनका जो नेटवर्क है मोबाइल का वो भी साथ नहीं दे रहा क्योंकि उसको भी बंद कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में पुलिस ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। अब देखना है कि इरफान सोलंकी सरेंडर करते हैं या उनकी गिरफ्तारी होती है। आज एक और बड़ी खबर आ गई। खबर ये चाचा और भतीजे में सुलह हो गई। मतलब सीधा सीधा है कि शिवपाल और अखिलेश में एका हो गया। अब इसके बहुत मानने लगाए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये एका जो है सिर्फ मैनपुरी चुनाव के लिए है या ये आगे के लिए भी है, ये कब तक चलेगा, एक सवाल खड़ा हो रहा है। और क्या ये वास्तव में एक सियासी मजबूरी है? निश्चित तौर पर यह तो नहीं कहा जा सकता कि यह सुलह कब तक चलेगी, लेकिन एक आधार तो बन ही गया है और इसमें पूरे परिवार का बड़ा योगदान रहा। और खास तौर से इस समय जो परिवार की मुखिया हैं अभय राम, उनकी अहम भूमिका रही। अहम भूमिका जो है शिवपाल के परिवार की भी रही, माने उनकी पत्नी की भी रही, उनके बेटे की भी रही। और इसी के तहत आज अखिलेश डिंपल के साथ अपने चाचा शिवपाल के सैफई आवास पर पहुंचे, जहां पर वार्ता हुई और वार्ता के बाद एक ट्वीट आ गया है सीधे तौर पर डिंपल की ओर से भी और मुलायम सिंह के पुत्र अपने अखिलेश की ओर से भी कि बड़ों का, नेताजी का और मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। असल में बात क्या थी? कहते सियासी मजबूरी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मैनपुरी को सपा से छीनना चाहती है और जिस तरीके से उसने पूरी फौज फाटा लगा रखी है, जैसे कि आप देखिए कुर्मियों के वोट के लिए राकेश सचान, ब्राह्मणों के वोट के लिए प्रतिभा शुक्ला, दलित वोट के लिए असीम अरोड़, बैकवर्ड वोट के लिए अजीत पाल सहित अनेक
मंत्रियों को मैनपुरी में लगा दिया गया। लोध बोर्ड के लिए संदीप सिंह, तो इन सबको कहा कि आप मैनपुरी में जाइए और बाकायदे लड़िए। तो एक चौतरफा घेराबंदी की जा रही है। ये सही है कि वहाँ पर यादव और प्लस मुस्लिम वोट मिला करके लगभग 5 लाख से ऊपर पहुँच जाता है, लेकिन ध्यान रखिए कि वहाँ पर शाक्य का वोट भी जो है 3 लाख है, दलित 2 लाख है, जिसमें 1.5 लाख तो सीधे सीधे मायावती का वोट है और साथ में अन्य जातियों का भी वोट है। और जिस तरीके से रघुराज शाक्य को जो मुलायम सिंह के जो है एक बड़े ही करीबी माने जाते थे, शिवपाल के बहुत करीबी हैं भी, उनको टिकट दे करके एक मुश्किलें खड़ी कर दी। अब अखिलेश को ये चुनाव जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उनके लिए सबसे बड़ी प्रतिष्ठा की बात है। अगर वो चुनाव ये नहीं जीतते हैं तो निश्चित रूप से उनकी भावी राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा। और मायावती का भी नहीं है। अरे देखिए, गोला गोकर्णनाथ आप जीत नहीं पाए, यहां नहीं जीत पाए, और उन्होंने जो दलित और मुस्लिम का कार्ड खेला है उसके अनुसार वो ये सिद्ध करना चाहती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कोई हरा सकता है तो सिर्फ बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, इसको वो सिद्ध करना चाहती है। इसीलिए लोग कहते हैं ये जो 2 लाख वोट है दलित का, ये कहाँ जाएगा। अब कहा तो ये जा रहा है कि ये वोट बड़े पैमाने पर भाजपा के पास जाएगा, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए 12% वोट है, 2 लाख मैंने बताया कि वोट है दलितों का, ये कहाँ जाएगा। अब इन सब की जब घेराबंदी हुई तो अखिलेश भी विचलित हो गए और तुरंत परिवार भी सक्रिय हो गया। परिवार ने शिवपाल से बातचीत की और ये तय हुआ करे भाई मुलायम सिंह नहीं है, उनके बाद हम ये सीट हारेंगे, कितनी विषम परिस्थिति होगी, इसे बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। और उस पर एका हुआ। और एक बात भी बार बार आई जिसे शिवपाल ने कहा कि मैं अपने ऊपर कलंक नहीं लेना चाहता हूं नेताजी के पास, कि अगर जरा भी मैनपुरी की सीट गड़बड़ हुई, जो मुलायम सिंह की कर्मभूमि और उनके गढ़ मानी जाती है, तब तो बड़ी स्थिति खराब होगी। तो शिवपाल ने भी अपने ऊपर इस कलंक से बचने के लिए तुरंत मैदान में कूद पड़े और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा जुट जाइए, बड़े अंतर से जीतिए। और उन्होंने अपने प्रमुख लोगों को सैफई बुला भी लिया है। और उन्होंने तो जब अखिलेश और डिंपल ने ट्वीट किया कि मुझे आशीर्वाद सबका प्राप्त है, तो उसी समय शिवपाल ने कहा कार्यकर्ताओं से जाइए, जुट जाइए। हालांकि वो कल भी कह चुके थे बड़ी बहू है, जिताना है, लेकिन आज उस पर एक पुख्ता मोहर भी लग गई है। अब सवाल सीधे सीधे ये उठ रहा है कि क्या ये जो मोहर लगी है वो मोहर ये सिर्फ मैनपुरी के लिए लगी है या आगे भी गुल खिलाएगी। लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा कि ये देखना है कि इस चुनाव में कैसे तालमेल बैठता है। हालांकि बड़ा प्लान कर दिया है अखिलेश ने, 2 विधानसभा क्षेत्र करहल और साथ में जसवंत नगर शिवपाल के बेटे आदित्य को ही सौंप दिया, जीतो। भोगांव अपने अध्यक्ष आलोक शाक्य को सौंप दिया, मैनपुरी सदर धर्मेंद्र यादव को, और किसनी जो विधानसभा क्षेत्र है वो तेज प्रताप। बड़ी प्लानिंग ये भी कर रखा। अगर बीजेपी कर रही है तो ये भी करें, लेकिन देखिएगा बस 2-4 दिन की बात है,
मैनपुरी में ये चुनाव बिल्कुल चटक करके सामने आ जाएगा। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी अभी खबर मिली है कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी गई है। मतलब अभी उनको जेल में ही रहना पड़ेगा। सत्येंद्र जैन की ओर से जो है कई एप्लीकेशनें दी गई, लेकिन कोर्ट ने उन्हें भी नामंजूर कर दिया। सत्येंद्र जैन 2 माह से अधिक समय से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में हैं और आम आदमी पार्टी कहती है कोई सबूत नहीं है, पता नहीं कैसे क्या कहती है, लेकिन बहरहाल कोर्ट ने उनकी जमानत का प्रार्थना पत्र नामंजूर कर दिया। आज जब कोर्ट की बात करते हैं तो ज्ञानवापी में कोर्ट का आज एक अहम दिन है। आज एक फैसला आना है। चर्चा बहुत तेजी पर है। हिंदू पक्ष ने एक मांग की है कि जो ज्ञानवापी है वहां पर मुसलमानों का प्रवेश रोक दिया जाए और ये जो स्थान है वो हिंदुओं को दे दिया जाए और जो वहां शिवलिंग है उसमें तत्काल प्रभाव से पूजा की अनुमति दे दी जाए। और यह भी कहा गया है कि ये जो गुंबद है जो मस्जिद का, इसे भी हटा दिया जाए। फैसला तो पहले आना था, लेकिन तारीखें बढ़ती गई। 14 तारीख पड़ी, फिर इसके बाद अब ये कहा गया कि नहीं 17 को। लेकिन आज ज्ञानवापी मामले को लेकर के बड़ी गहमा गहमी है कोर्ट में। मैंने खास तौर से वाराणसी में चर्चाएं भी हो रही हैं, क्या होगा फैसला। मुस्लिम पक्ष ने ज़बरदस्ती इसका विरोध किया है और विरोध के बाद फैसला क्या आएगा, दलीलें तो कोर्ट के सामने दोनों पक्ष रख चुके हैं, ये देखने की बात है। लेकिन आज ज्ञानवापी के लिए कोर्ट में अहम दिन है और फैसले की बड़ी उत्सुकता से दोनों पक्ष इंतजार कर रहे हैं। और एक खबर एक ये भी अगर आप देखें तो उपचुनाव को लेकर के आज रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश हनी सक्सेना ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम रजा ने भी दाखिल कर दिया। लेकिन अगर आप पूरा एक सिनेरियो देखें, 4.5 दशक बाद, मानिए यूँ कहिए कि एक 45 साल की राजनीति में पहली बार आजम खां रामपुर की राजनीति से बाहर। कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, वरना खुद विधायक भी बन जाते थे, सांसद भी बन जाते थे, पत्नी सांसद और विधायक बनती थी, बेटा बन गया, सब कुछ था, एक तरफा राज्य था। लेकिन मुकदमों के ऐसे फेर में पड़े हुए हैं। अब देखिए हेट स्पीच में 2 साल की सजा हुई, जिसमें उनकी विधायकी भी चली गई। अपील में हाई कोर्ट तक गए, वहां पर भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिली, हाई कोर्ट ने भी इसको खारिज कर दिया। बहरहाल आजम खां इस समय मुश्किलों में है और मुश्किलों में होने के कारण वो कुछ सोच नहीं पा रहे हैं कैसे क्या किया जाए।
लेकिन आसिफ रजा वो हैं जिन्हें लोकसभा में भी मैदान में उतारा गया था, लेकिन वो चुनाव जीत नहीं पाए थे। आसिफ रजा आजम खां के अति करीबी है, लेकिन अब उनको विधानसभा में उतार दिया गया है। देखना है कि क्या भविष्य होता है। लेकिन जो खतौली सीट है, वहाँ पर भी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है राजकुमार सैनी, माने निवर्तमान विधायक विक्रम सैनी की पत्नी का कड़ा मुकाबला मदन भैया से है, और वहाँ पर भी काफ़ी गहमा-गहमी है। और भारतीय जनता पार्टी ने न केवल मैनपुरी के लिए, लेकिन खतौली के लिए भी और साथ में रामपुर के लिए भी अपने मंत्रियों की, नेताओं की एक बड़ी फौज खड़ी कर दी है, और कहा है कि चुन चुन करके मतदाताओं से संपर्क कीजिए और चुनाव जीतिए। आज ही जब आकाश हनी सक्सेना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे, तो उनके साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी थे। बहरहाल प्रयास यही हो रहे हैं कि तीनों सीटें किसी भी तरीके से जो है अब भाजपा के कब्जे में है। क्यों? 2024 का चुनाव। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।